सामने रखती है और प्रधानमंत्री उसी जोश से जवाब देते हैं और एक तरह से एक संवाद की स्थिति बनती है। और ये चुनाव का मौसम, इस तरह के अनोखे दृश्यों का लगातार हम गवाह बन रहे हैं। बिल्कुल लगातार। और ये कोई नए दृश्य इस लिहाज से नहीं कहे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अगर कोई पैमाना है, कोई उसको देखना चाहता है, परखना चाहता है, जानना चाहता है, तो ये दृश्य देखे जहां जनता अभिवादन करने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है जो कि अहमदाबाद से सरसपुर गांव तक जाएगा। और प्रधानमंत्री जहां कहीं भी, जब भी, केवल ये रोड शो की बात नहीं हो रही ओपी दास, बल्कि तमाम दूसरे शहरों में भी जहां प्रधानमंत्री गए हैं वहां उनको कई बार तमाम अवसरों पर ऐसा होता रहा है कि जनता स्वतः स्फूर्त पहुंचकर उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए लगातार उनके पास जुटी है। और आज भी कुछ इसी तरह के दृश्य हम देख सकते हैं जब सड़क के दोनों ओर खड़े तमाम लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। बिल्कुल निखिल, आप देखिए कि आखिर प्रधानमंत्री की इस लोकप्रियता के पीछे वजह क्या है। वजह यह है कि एक तो लंबे समय तक उन्होंने न सिर्फ गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी, पिछले 8.5 सालों में वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, और जैसा वो कहते हैं जिन शब्दों में कि वो प्रधान सेवक के रूप में वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने लोगों के, आम हो या खास, उनके जीवन में एक बदलाव की ज्योति जगाई है। जीवन बदला है तमाम क्षेत्रों में। और एक तरह से उस जो मॉडल की हम बात करते हैं, विकास की मॉडल की, शासन प्रशासन के मॉडल की, कल्याणकारी राजनीति का जो दर्शन है जिसको नए सिरे से प्रधानमंत्री ने गढ़ा है, और गुजरात उसका सबसे पहला उदाहरण रहा है। इसलिए जनता उनको देखना चाहती है, उनसे संवाद करना चाहती है जब भी मौका मिले, और अपना प्यार वो प्रधानमंत्री पर इसी तरह लुटाती है। और हम जानते हैं निखिल कि कल जो किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा लंबा रोड शो हुआ जो करीब 54 किलोमीटर का था, वो दिखाता है कि किस तरह से 10 लाख के आसपास लोग जुटे और वो बस एक झलक पा लेना नहीं चाहते थे, बल्कि उस मॉडल से, विकास और कल्याणकारी राजनीति की और उस शासन प्रशासन का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री लेकर चलते हैं, नए भारत की बात करते हैं, उसका भी एक तरह से स्वीकार करना और एक तरह का संबल देना प्रधानमंत्री को उसमें शामिल है। निश्चित तौर पर जो ओपी आपने लोकप्रियता की बात कही, वो निश्चित तौर पर पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक विकास की किरण पहुंचाना, पंक्ति में खड़े सबसे जो निशक्त व्यक्ति है उसको भी सशक्त बनाना, ये प्रधानमंत्री का दर्शन रहा है। और उस दर्शन की वजह से ही, उस लाभ की वजह से ही प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, जो प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि वो हर एक व्यक्ति के लिए सोचते हैं, प्रधानमंत्री जब वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं, तो लोगों ने इस बात को सिर्फ ये कोरी जुबानी जमा खर्च नहीं है, बल्कि लोगों ने इसको अपने जीवन में महसूस भी किया है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो उनका अभिवादन करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों का तांता लग जाता है, हुजूम उमड़ पड़ता है। जो आपने कल का जिक्र किया, 54 किलोमीटर लंबा रोड शो, 10 लाख लोग, तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग लगातार दौड़ते हैं। तमाम सारी जो योजनाएं, परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने और गुजरात सरकार ने उनकी अगुवाई में जो चलाए हैं, वो सारा दरअसल लोगों के ज़हन में है। जो पहले का और अब का जो अंतर है वो लोग महसूस करते हैं। और यही वजह है कि आज के प्रतिस्पर्धी राजनीति में जहां पर व्यक्ति के पास समय नहीं होता, वहां वो प्रधानमंत्री की, अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, उसके साथ अपना जुड़ाव दिखाने के लिए, उसको महसूस करने के लिए इस ऐसे रोड शोज में पहुंचते हैं। आप ये देख सकते हैं दृश्य कि किस तरह से युवा उनकी गाड़ी के पैरेलल दौड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की, एक तस्वीर उतारने, एक जो नया प्रचलन है ओपी दास, जो सेल्फी लेने का, वो भी लोग इस पर लगातार देखा जा सकता है कि लोग फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं। कम से कम कोशिश तो आम लोग करते ही हैं, और युवा खासकर कोशिश करते हैं। और जहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है, गाड़ी रोकनी पड़ती है, वहाँ पर लोग दौड़ करके सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, तो सुरक्षा और खासी मशक्कत करनी पड़ती होती है। एक बार अब अपने दर्शकों को फिर से हम बता दें कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सर्किट हाउस से निकले हैं और ये करीब
10 किलोमीटर का सफ़र तय करके सरसपुर गांव पहुंचेंगे, जहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री कल भी यहां मौजूद हैं। लगातार चुनावी सरगर्मियों में प्रधानमंत्री भागीदारी कर रहे हैं और सीधा संवाद कर रहे हैं जनता से। और ये दृश्य आप अहमदाबाद की सड़कों के देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद जी जुड़ रहे हैं। आइए ज़रा उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि चुनावी समर है और चुनावी गहमा गहमी है, इस बीच में जो पिछले 8.5 सालों का और अगर उससे और ज़्यादा आगे बढ़े पिछले 20 सालों का इतिहास, जो सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री का इतिहास रहा है, मुख्यमंत्री के बतौर, प्रधानमंत्री के बतौर, ये देखा गया है कि जब चुनावी समर में प्रधानमंत्री खुद उतरते हैं तो जो तमाम मुद्दे होते हैं, जो तमाम रणनीतियां होती हैं, वो ध्वस्त हो जाती हैं विपक्ष की और चुनाव परिणाम उसका गवाह बनता है। क्या ऐसे ही एक परिस्थिति के हम गवाह बन रहे हैं? और इसको निश्चित तौर पर चुनावी समय है तो चुनावी परिदृश्य या कहें उसी कॉन्टेक्स्ट में इसे देखा जाना चाहिए क्या? ओपी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या ये आकर्षण सिर्फ गुजरात में है या ये आकर्षण जो है कि देश के और अलग हिस्सों में भी हमें देखने को मिलता है। तो आप ये देखिए कि जो उस भीड़ में जो उत्साह आप देखिए, लोगों की उमंग देखिए, तो जो आप बनारस में जो कल प्राइम मिनिस्टर का रोड शो में हमने देखा था, कितनी भीड़, 4 घंटे का वो रोड शो अब तक के इतिहास में एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 50 किलोमीटर से लंबा सफर का। और आज जब आप ये देख रहे हैं इसमें, तो आप ये देखिए कि ये जो लोगों के साथ उनका जो कनेक्ट है, तो वो ऐसा ही भीड़ में, ऐसा ही उत्साह और ऐसे ही रोड शो आपको बनारस में भी दिखेगा। छोटी छोटी से में निकलते हुए जब पीएम का काफिला चलता है, जब हम वहां हम लोगों ने उस नजारा को करीब से देखा है, तो आपको लगेगा कि ये ऐसा दृश्य क्या भारत में इससे पहले कभी हुआ था क्या? तो ये जो देश का एक नायक, जननायक के रूप में और राष्ट्रीय नेता के रूप में मोदी को एक पहचान जो मिली है, लोगों ने दिया है, ये उसका आकर्षण है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब लोकतंत्र का हम कहते हैं कि ये उत्सव है, तो ये उत्सव का मतलब वन साइडेड नहीं होता है ओपी। उत्सव का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेशन को ग्राउंड जीरो तक बढ़ाए, तब ये ग्राउंड जीरो की जो डेमोक्रेसी की जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो मजबूत होती है। तो इस चीज को नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में आजमाया है। और ये पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरे अपोजिशन के हैं, उनको ये मिसिंग होता है कि वो इस ट्रेड को समझ नहीं पाते हैं। तो कल मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे आप देखिए कि उनका बयान आया कि पीएम मोदी को गली गली घूमना पड़ रहा है, तो वो इस चीज को समझ नहीं पाए। पीएम मोदी के वो यूएसपी को नहीं समझ पाए कि उनका जो रिच आउट है, वो रिच आउट एक इंडिविजुअल के लिए है। कांग्रेस की जो अभी तक संस्कृति रही है, उस संस्कृति में प्रचार प्रसार उनके यहाँ भी खूब है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो एक शोकेस बनाते हैं। सवाल ये है कि वो एक परिवार को सामने में रखते हैं और उनको लगता है कि ये परिवार से आकर्षण इस देश को है, परिवार के लोगों का, परिवार में जो लोगों का एक विश्वास है, उसके बल पे आप कर रहे हैं अभी तक। तो आप ये देखिए वो चीजें चेंज हो गई है। इस दौर में परिवार जो है लगभग उस कंसेप्ट धराशायी हो रहे हैं। इस कंसेप्ट में आज जब इस भीड़ में आप देखते हैं कि वो हर आदमी नरेंद्र मोदी के इस भीड़ में जो गुजर रहा है, उसमें हाथ हिला रहा है, उसमें वो जो उत्साह आप देख रहे हैं, वो अपनी छवि नरेंद्र मोदी में देखता है या नरेंद्र मोदी की छवि अपने में देखता है। उसको लगता है कि एक आम साधारण सा आदमी उठ के आज देश का प्राइम मिनिस्टर है और इतना बड़ा जननायक है, तो वो देश का कोई भी जो यहाँ लोग हैं, वो अपनी कर्मठता से, अपनी कार्य क्षमता से, अपने पीपुल मोटिवेशन से और पीपुल गवर्नेंस से इतना बड़ा हो सकता है, वो भी नरेंद्र मोदी हो सकता है। ये इंस्पिरेशन का मैसेज ये इस रोड शो में हमें दिखता है। विनोद जी, जो आपने आउटरीच की बात कही, जो आपने कहा कि पंचायत में, गांव पंचायतों में जो आखिरी आदमी है, पंक्ति में खड़ा जो आखिरी आदमी है, वहां तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। वहां पहुंचने की उनकी जो एक स्ट्रेटजी है, कैसे दूसरे दलों के लिए इस चुनाव में एक कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं, क्योंकि ये जो पैमाना खड़ा किया है इस आउटरीच का, वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी दूसरे दलों को। निश्चित रूप से निखिल, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया कि एक्चुअली होता क्या है कि हम इलेक्शन में, जैसे आपने अभी पिछले यूपी के असेंबली के इलेक्शन को देखा होगा, इलेक्शन के एकदम ऐसे समाजवादी पार्टी की जब हार हुई थी, तो अखिलेश यादव का आपने वो बयान भी सुना होगा
कि पहला तो उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसलिए हम हार गए। अभी आते आते उन्होंने कहा कि भाई ये जो है हर बूथ से, हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी से 20,000 लोगों का नाम काट दिया गया, इसलिए हम हार गए। ये एक्सक्यूज देने के पहले अगर वो ये देख लेते कि ये 24/7 काम करने वाली पार्टी है, जिसके सेनापति नरेंद्र मोदी है, जो न कभी थकता है न रुकता है, वो इस काफिले को आगे बढ़ाता रहता है। ये काफिले को बढ़ाने का जो उसका स्पिरिट है, सेना नायक और सेनापति का जो उसका स्पिरिट है कि वो हर जगह उस मोर्चे पे अपने को आगे रखता है। आप देखिए कि गुजरात का भी इलेक्शन देखिए, इतने शॉर्ट पीरियड के इलेक्शन में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगा आज निखिल जिसमें नरेंद्र मोदी वहां अपनी पहुंच न रखी हो, जहां वहां के लोगों से उन्होंने संवाद न बनाया हो। तो आप जब ये गुजरात का कल इलेक्शन आएगा और आप देख लीजिए, अगर बीजेपी की बड़ी जीत होती है तो हो सकता है कि कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग कहेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग किया गया, कह सकते हैं कि यार ईवीएम में कुछ गड़बड़ी थी, या आपने फर्स्ट फेज के अभी चुनाव में देखा तो कई आम आदमी पार्टी के लोग जो ये आरोप लगाते दिखे कि भाई ये इसमें वोट को स्लो कराया जा रहा है। मतलब साफ है कि ये नैरेटिव का जमाना अब नहीं है। आप लोगों से जुड़ेंगे, आप लोगों के बीच जाएंगे तो लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे। विनोद जी, एक बात अगर हम इस चरण की, यानी हम जो दूसरा चरण है जो 5 दिसंबर को मतदान होना है, इस पे जरा हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह से ये ओपी इससे पहले कि आप इन चरणों के चुनाव पर जाएं, विनोद जी आपसे एक सवाल सीधा मैं पूछना चाहता हूं जिसको आप समझाइए। जितनी फैन फॉलोइंग या जितना एक स्टारडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, विश्व के किसी भी नेता को उनकी किस्मत से रश्क हो सकता है। इस आकर्षण की प्रमुख वजह क्या देखते हैं आप? लेकिन ये हमारी लोकतंत्र की ताकत है। हम इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्रेडिट देने के साथ साथ हम यहाँ के लोगों का भी देंगे। आप 4 साल पहले अभी आप देखिए कि अमेरिका में इलेक्शन हुआ था, सारे दुनिया के इंटरनेशनल जो बड़े मीडिया हाउस थे, सारे मीडिया की जो थी अटेंशन उस पे था, और आपने इलेक्शन का क्या नजारा देखा। आप वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का होने का दावा करते हैं, लेकिन आप भारत में देखिए जी, भारत में जब कभी आप चुनाव देखते हैं और इस चुनाव में इस तरह के रोड शो और रैलियां देखते हैं तो ये लोगों का भी एक आकर्षण होता है। इन चुनावों को लेके लोगों का भी एक आकर्षण होता है, अपने नेताओं को लेके लोगों का भी आकर्षण होता है कि वो नेताओं को सुनने का, नेताओं का उस विचार को समझने का। और उसमें अगर आप देखें कि नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं, तो ये उनको ये जननायक बनाया है कि वो हर संवाद को किसी मीडिया से या सोशल मीडिया से करने के बजाय वो सीधे लोगों के सामने में होते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि अब दुनिया में किसी देश में इस तरह के लोकतंत्र के उत्सव मनाने का न कोई परंपरा है, न कोई संस्कृति है, और न कोई नेता में इतना अभिमतता है जो दुनिया के किसी और देश में आप देख सकते हो कि वो एक जननायक की भूमिका में है। अब हर दुनिया के इस क्राइसिस में, कोरोना काल की स्थिति में देखिए कि हर देश की सरकारें जो है हिली पड़ी हुई है, लेकिन आप भारत में देखिए कि इतने सारे झंझावात के बावजूद भी आप अपने नेतृत्व को लेके एक चट्टान की तरह लोगों का विश्वास बना हुआ है। तो ये क्रेडिट जो है इस नेतृत्व को जाता है। विनोद जी, एक बड़ी बात मैं जानना चाह रहा था कि जो अभी दूसरे चरण का मतदान है, इसके नजरिए से थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। ये हम जानते हैं उत्तर गुजरात का इलाका है, मध्य गुजरात का इलाका है, और सिर्फ अभी जो प्रधानमंत्री जिस इलाके में मौजूद हैं, गुजरात के जो मध्य गुजरात का इलाका है, 61 सीटें यहां से आती हैं। क्या आप कहेंगे कि क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि कहा जाता है मध्य गुजरात में जिसने प्रदर्शन बेहतर कर लिया वो गुजरात की गद्दी पे बैठता है। वो भी मैं समझता हूं कि ये जो है वो एक तरह से मीडिया की और पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं या राजनीतिक पंडित हैं उनका एक एनालिसिस है। लेकिन आप जब कभी गुजरात गए होंगे और ये पिछले 21 साल का जो गुजरात में ये 27 साल का जो बीजेपी का सफर है वहाँ उसको देखे होंगे, तो एक चीज आपको बहुत करीब से महसूस होता हुआ होगा, देखे होंगे आप कि ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां नरेंद्र मोदी के फुटप्रिंट नहीं है। तो जब नरेंद्र मोदी कहते हैं या बीजेपी के वहां स्लोगन बनाया जाता है कि गुजरात को मैंने बनाया है, तो ये आप देखिए कि इसमें कितना एक ऑनरशिप है। ये ऑनरशिप ये है कि आप भुज का वो इलाका देखिए, आप कच्छ का वो इलाका देखिए, आप वो सौराष्ट्र का इलाका देखिए जो आज से 27 साल पहले की हालत में क्या थी। आप भुज के उस भूकंप को याद कीजिए
ओपी, तो आप देखेंगे कि एक तबाह बर्बाद पूरा इलाका, जहां खंडर के अलावा कुछ नहीं था, आज वो देश के नक्शे पे एक बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में भुज के उस इलाके को जाना जाता है। तो ये जो आपदा में अवसर बनाने का, ये आपदा में अवसर लोगों के लिए पैदा करने का जो मद्दा नेतृत्व ने दिया है, वो नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप भुज के बाद में अगर आप कच्छ का वो इलाका देखिए, दूर दूर तक फैले उस रेगिस्तान में, हम आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये कभी टूरिस्ट प्लेस होगा। बिल्कुल। आज एक 5 स्टार होटल में रहने के बजाय लोग कच्छ के, और विनोद जी, उस पुनर्निर्माण को एक तरह से पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया उसको एक मॉडल की तरह मानती है, समझती है, और उसका अध्ययन भी आज तक होता है। लेकिन 12 साल तक नरेंद्र मोदी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 8 साढ़े 8 सालों में वो दिल्ली में हैं और पूरे देश में है कहा जाए। तो आपको लगता है कि जब इस तरह के चुनावी मौके आते हैं, जब प्रधानमंत्री ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करते हैं गुजरात की जनता को, तो आपको लगता है कि एक तरह से जो उनका कनेक्ट है वो फिर से रिचार्ज होता है, या उस रिचार्ज की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती आम लोगों को? कैसे इस कनेक्ट को आप बताना चाहेंगे जो उनकी भूमिका बदली है 2014 के बाद? वो भी आपने बहुत सही में बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर के उस रैलियों को कवर करने का हम लोगों को भी अवसर मिला है। अब आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात से दिल्ली आ गए थे और जब वो रैलियां करते हुए दिखते हैं गुजरात में, और जब वो जाते हैं और जब वो मंच पे सामने में खड़े होते हैं और कहने शुरू करने से पहले वो बोलते हैं केम शो, और पूरे वहां पे बैठे हुए लोगों में एक साथ वो आवाजें आती है और हाथ खड़ा करता है, तो ये नजारा लोगों को अचंभित करता है। ये केम शो के बाद का जो रिस्पॉन्स होता है लोगों की भीड़ से, तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी ने अपना गुजरात से लोगों से कनेक्शन कभी टूटने नहीं दिया है। कोरोना के काल में भी आपको याद होगा हम लोगों ने कवर किया था, तो सबसे पहला अगर रोड शो हुआ कोरोना के जैसे ही ये लॉकडाउन और सबकी नॉर्मल सिचुएशन हुई थी, तो नरेंद्र मोदी इसी अहमदाबाद में रोड शो उन्होंने किया था और लोगों के बीच में गए थे। वो ये दर्शाता था कि दर्शाने की गई हुई थी कि वो लोगों के बीच पहुंच के उनसे वो डायरेक्ट वो मिल रहे हैं, उनको संवाद कर रहे हैं, लोगों का हाल जान रहे हैं। वो रोड शो के जरिए उन्होंने पूरे अहमदाबाद शहर को बहुत करीब से देखने का उनको ये मौका मिला था। तो ये इसलिए वो बार बार करते हैं कि वो कभी भी लोगों के बीच से अपने को गायब नहीं किया है, वो सीन से कभी हटे ही नहीं है। तो लोगों को जब खुद ही आश्चर्य लगता है कि बगैर कोई एंटी इनकम्बेंसी का अगर गुजरात में अभी भी मोदी लहर है, गुजरात में अभी भी पोस्टर मोदी की ही है, तो ये इसके पीछे सिर्फ कोई मीडिया नहीं है, इसके पीछे मोदी का वो कनेक्शन है, मोदी का वो काम है, जो मोदी पर लोगों का जो भरोसा है, ये मोदी के नेतृत्व की ताकत है। बिल्कुल, और यही मोदी का करिश्मा है। दरअसल मोदी जी का जो ये करिश्मा है, ये इसी उनके अथक परिश्रम से, उनके कनेक्ट से, उनके राजनीतिक स्टाइल से और उनकी शुचिता और ईमानदारी से है, जो सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि देश की जनता भी उससे जुड़ती है। और आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना बड़ा हुजूम उमड़ा है यहाँ पर। विनोद जी, आपसे समझना चाहेंगे, 27 साल से एक ही पार्टी वहाँ सत्ता में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 वर्षों तक, 12.5 वर्षों तक वहाँ सत्ता में रहे, और उसके बाद भी लगातार जो उनका विजन है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरह से, क्योंकि एक के बाद एक चुनाव जीतना, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स होते हैं चुनाव में, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं, उनको धता बताते हुए क्या वजह लगती है आपको प्रमुख? निखिल, अपने सच में ये सवाल को जो आपने एक इस देश के जो राजनीतिक पंडित हैं और जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, एनालिसिस करते रहते हैं और जो अपने अपने नैरेटिव्स को लेके आते हैं, उनको एक बार गुजरात जरूर जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अपना अनुभव है निखिल, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि जब मैं एक कच्छ के एक रैली में, भुज के एक रैली में मुझे जाने का अवसर मिला था और मैं उस रैली में खड़ा था, तो मैं वहाँ के जो बुजुर्ग कुछ लोग थे, तो मैं उनको पूछा कि आप यहाँ कब आए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो 2-3 घंटे पहले आ गया था, मुझे पता था ये पीएम का इतने बजे आना है, लेकिन मुझे आगे बैठना था, मैं इसलिए आ गया था कि उनको देख सके जी। तो मैंने कहा कि ये पीएम को देखने के लिए आपको इतनी ललक क्यों है, क्यों आप लोग आते हैं पीएम को देखने के लिए? तो उन्होंने कहा कि ये हमारा टेस्टेड नेता है। तो मैं आज तक इस बात को एक सूत्र मानता हूं बीजेपी के जीत का और प्राइम मिनिस्टर के यूएसपी का, कि वो टेस्टेड है। लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी उसका टेस्टेड नेता है।
जिसने जो कहा वो कर दिखाया, और वो कर नहीं दिखाया, पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या आप यकीन कर सकते थे कि गुजरात में जो पानी की समस्या थी, 50 साल से सरदार सरोवर डैम बनने की इंतजार करते रहे वहाँ सारे लोग, वहाँ आदिवासी के गांव, और वहाँ हर बात एक नैरेटिव दिया जाता था कि ये जब बांध ऊंचा होगा तो पूरा गुजरात का वो इलाका जो है वो पानी से डूब जाएगा, या फिर ये 100 केस बन के रह जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। आज वो लोग हकीकत देखते हैं निखिल। अब जब आप जाएंगे वहाँ 10,000 से ज्यादा वहाँ जो ये गांव है और आबादी है, आज उस सरदार सरोवर डैम पे डिपेंड करता है। हजारों एकड़ की सिंचाई और खेतीबाड़ी उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो एक पॉलिटिकल विल होता है, उस विल को उन्होंने दिखाया था। कैसे नदियों को कनेक्ट करके नर्मदा के पानी को उन्होंने सौराष्ट्र तक पहुंचाया था, कैसे वहाँ हर महीने में सिर्फ सिंचाई ही नहीं बल्कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है और उसके आसपास जो विकास हुआ है उस क्षेत्र के बारे में कहा जाता था कि जो वहां के आदिवासी हैं उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज वहां रोजगार के जितने मौके पैदा हुए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उस पूरे इलाके में, उसकी कल्पना वो लोग कर ही नहीं पाए जो उसका लगातार विरोध करते रहे। और इसको लेकर ये इस चुनाव में भी मुद्दा बन रहा है और प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा भी है कि जो लोग इस परियोजना के खिलाफ थे वो एक तरह से गुजरात के विकास के विरोधी थे। इसी से अगर हम बात करें, मैं बड़े अनुभवी राजनीति को फॉलो करते रहे हैं विनोद जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा आपको। यही गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि रही, यहीं वो पैदा हुए, राजनीति संघ से जुड़े और उसके बाद राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। मैं ये जानना चाहता हूं, जो पहली सरकार बनी थी भाजपा की, उस समय भी कहा जाता है कि एक तरह से उसके आर्किटेक्ट या कहें वास्तुकार प्रधानमंत्री मोदी रहे थे, और जिसका परिणाम था कि 1995 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी और शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद उनकी प्रतिभा को एक तरह से पूरे देश ने या कहें पार्टी ने समझा और उसके बाद वो हरियाणा और हिमाचल में उनको नई भूमिका मिली। कैसे देखते हैं इस सफर को? इस जमीन से शुरुआत करके पूरे देश में देश ने उनकी प्रतिभा को देखा। वो भी निश्चित रूप से आपने सही सवाल उठाया है कि लोगों को इसके पृष्ठभूमि में भी जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी एक दिन में नहीं बना है। 1995 की बात है शायद वो की जो पहली बार बीजेपी की वो पूर्ण बहुमत की वो सरकार केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बनी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी के एक महासचिव बनके गुजरात के उस इलेक्शन के जो भूमिका थी उनके हाथ में थी जिम्मेदारी। अमित शाह का भी बड़ा रोल था, जहां तक कि मुझे याद है कि इन्होंने पूरे संगठन को किस तरह से इलेक्शन में कामयाब बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया था, ग्राउंड जीरो पे जो उन्होंने काम किया था, वो काम को कैसे उन्होंने अंजाम पे पहुंचाया। जिस बीजेपी के उस समय में गुजरात में संगठन भी इतना मजबूत नहीं हुआ था, इतने वर्कर्स भी नहीं थे, कांग्रेस के लगातार 50 साल का शासन था, उनके कैडर्स, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव में फैला हुआ था। उसके बीच में नरेंद्र मोदी ने कैसे काम किया और किस तरह के संगठन को मजबूत करके 1995 का वो दिन था जब वहाँ पे विनोद जी आपको कुछ देर के लिए विनोद जी आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपना काफिला बीच में रोका है और काली माता मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। और जिस आध्यात्मिक जुड़ाव की, जिस धार्मिक जुड़ाव की बात हम करते रहे हैं इसके पहले भी, वो प्रधानमंत्री का कनेक्ट जो है वो हर जगह दिखाई पड़ता है। और इस यात्रा के दौरान भी काली माता मंदिर में प्रधानमंत्री बीच में रुके हैं पूजा अर्चना करने के लिए। ये जो सीधी तस्वीरें हैं आप अहमदाबाद से उनके रोड शो के दौरान काली माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री का एक तरह से भक्ति भाव रहता है, जहां भी इस तरह के पवित्र पूजा स्थल है वहां प्रधानमंत्री जरूर जाते हैं। और आज की ही बात कर ले निखिल, आज जब कंकुरेज में जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे तो औघड़ बाबा मंदिर में प्रधानमंत्री गए थे, वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और एक तरह से पूरे देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए और निश्चित तौर पर चुनावी जीत के लिए जरूर उन्होंने आशीर्वाद मांगा होगा। और ये एक तरह से बड़े संदेश की तरह है। जिस तरह से एक रैली में मुझे याद है प्रधानमंत्री ने इसी दौरान ये कहा था कि पिछले 25 सालों में और खासकर पिछले अगर हम देखें 2002 के बाद जब उनको जिम्मेवारी मिली, ये देश का वो हिस्सा है, यहाँ गुजरात के वो युवा है जिन्होंने कर्फ्यू नहीं देखा जी। और
और जिन्होंने एक सद्भावना देखी, एक जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना का एक तरह से मॉडल बनकर उभरा। और प्रधानमंत्री इस समय काली मंदिर में मौजूद हैं और बाहर हुजूम है। और आप दृश्यों में देख पा रहे होंगे निखिल, हमारे दर्शक भी, कि समाज के तमाम समुदाय के लोग वहां पे मौजूद हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही ओपी की, समाज के हर समुदाय के लोग वहां मौजूद हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको कहा जाता है कि हर वर्ग वहां मौजूद है और हर जाति धर्म के लोग मौजूद हैं, ऐसा ये देखकर लगता है। और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, स्त्री पुरुष। तो ये जो लोकप्रियता है प्रधानमंत्री की, वो हर वर्ग में, हर जाति धर्म में और कहीं ना कहीं हर एज ग्रुप में दिखाई देती है। प्रधानमंत्री रुके हुए हैं काली माता मंदिर में दर्शन के लिए और बाहर एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है लोगों का प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। जैसा कि ओपी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो एक धार्मिक आध्यात्मिक कनेक्ट है और जो उनका भाव है कि वो इस तरह के कहीं भी जो दर्शन होते हैं, पूजन होते हैं, उसका अवसर वो नहीं गंवाते। उसके साथ ही साथ एक बड़ी बात और भी है कि इस कनेक्ट को लोगों के का जो भाव है वो भी उन्होंने समझा है। और यही वजह है कि लगातार आप देखिए, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे वो महाकाल कॉरिडोर की बात हो, या फिर केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात हो, हर जगह पर जो वो एक पुनर्निर्माण, आध्यात्मिक उन्नयन की एक जो शुरुआत हुई है देश में, वो भी एक पुनर्जागरण, एक क्रांति की तरह है। ओपी क्या बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये इस तरह से देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब मंदिरों में और इस तरह के धार्मिक स्थलों पे जाते हैं तो उन भावनाओं को छूते हैं जो तमाम लोगों की आस्थाएं इन जगहों से जुड़ी हुई हैं। और जब उनका पुनर्निर्माण होता है, जब उनका जीर्णोद्धार होता है, तो वो एक तरह से पुनर्जागरण की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है। और ये हम दर्शकों को फिर से एक बार बता दें, होती है। जी बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों के फिर से बता दें कि आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले अहमदाबाद के सर्किट हाउस से निकले हैं सरसपुर गांव के रास्ते में, और इस बीच में उनका ये काफिला रुका है और काली माता मंदिर में वो पूजा अर्चना और एक तरह से मां काली से आशीर्वाद ले रहे हैं। जी, इस पर विनोद मिश्रा जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे एक सवाल जानना चाहेंगे। विनोद जी, आप देख रहे हैं कि एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण उन्नयन की एक जिसको कहते हैं कि लहर सी चल पड़ी है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। ये मंदिर में रुकना सिर्फ एक कोई साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ एक पूजन अर्चन के लिए नहीं रुके हैं, बल्कि लोगों के भाव को भी वो समझते हैं, पहचानते हैं, और जो उनके अपने भाव हैं वो मंदिरों में प्रकट करते रहे हैं। जो तमाम मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार करना और उनका पुनर्निर्माण कराना, एक बड़ा जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनको पहचानना, ये प्रधानमंत्री की एक विशेष खासियत रही है। लगता है विनोद जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं जी, लेकिन निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी या कहें शब्दों का इस्तेमाल आपने निखिल किया है कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को छूता है जो अपने धार्मिक स्थल में अपनी आस्था को समाहित कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जब इस तरह के धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं और पूरी आस्था के साथ उस भाव से एकात्म हो जाते हैं, अपनी एकात्मता स्थापित करते हैं। और देखें कि चुनाव एक मौका होता है लोगों से बातचीत करने का, उनकी भावनाओं को समझने का, और जो देश के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो कोशिशें वो कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, उसको जनता को बताने के लिए ये एक तरह से एक तरह का जागरण है, एक तरह की जागरूकता भी है कि जो कोशिशें हैं आम लोग भी उसका हिस्सा है। और जब लोकतंत्र के इस महापर्व में आम लोग भागीदारी करते हैं तो उस प्रक्रिया को एक तरह से वो आगे बढ़ाते हैं। जो कहते हैं हम कि लोकतंत्र की जो पूरी भावना है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही निर्मित होती है। तो इस प्रक्रिया में, इस चुनावी प्रक्रिया को हमें उस तरह से भी समझना चाहिए कि किस तरह से जो कोशिशें हो रही हैं अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत। और आप देखें पिछले 2014 के बाद से अब तक क्या हुआ है, तमाम परियोजनाएं, उसमें सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है वो भी उसमें शामिल है। कैसे वो 60 सालों से वो अटका रहा और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद किस तरह से उसमें गति आती है, सुप्रीम कोर्ट से भी निर्देश होते हैं और तमाम चीजों को रिकॉर्ड समय में लागू किया जाता है और 2017 में उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। वो एक
मील की पत्थर की तरह है। उसी तरह हमें गुजरात में साउनी परियोजना को भी याद रखना होगा कि किस तरह से जो सौराष्ट्र कच्छ का जो पूरा इलाका था, दक्षिण गुजरात का इलाका जो था, ये एक नए जीवन उनको मिला है, एक नए जीवन की तरह उन्हें मिला। और आप ये देखिए जो हुजूम दृश्य है देखिए लोगों का, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है। जी, ये दृश्य देखने लायक है। जो भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का पैमाना जानना चाहते हैं वो इसकी एक झलक देख ले। ये मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं और तमाम बड़ा हुजूम वहां उमड़ा हुआ है, जिसमें तमाम मुस्लिम भाई भी दिखाई दे रहे हैं, तमाम जाति धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे, जिस सांस्कृतिक नवचेतना, जिस सांस्कृतिक नवजागरण और आध्यात्मिक उन्नयन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है इस देश में, किस तरह से उसको आंकेंगे, किस तरह से उसका वर्णन करेंगे, किस तरह से बताएंगे हमारे दर्शकों को? निखिल, बस मैं आपको इसी गुजरात के इस अहमदाबाद से जो जिस सांस्कृतिक चेतना की बात कर रहे हैं वो उसको एक भारत का मूल स्वभाव और मूल भाव का, जो आप कह सकते हैं कि ये हमारी विलोपित एक विरासत के एक बनाने की एक कोशिश हुई थी, उसको एक बार से लोगों के चेतना में इसलिए वो चीजें आई है कि आप आज बनारस चले जाइए, वहाँ काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, 1 महीने का ये आयोजन है। तो आप ये देखिए कि दक्षिण से लेके उत्तर के इस बनारस में सबसे प्राचीन भाषा तमिल और सबसे प्राचीन शहर काशी जी, उसमें वो आयोजन है जो इस नैरेटिव्स को एक तरह से वो खंडित करता है, जो हमें हर बार उत्तर और दक्षिण का हमें ये बताया गया था कि जो हमको आर्य और अनार्य में भी बांटा गया था, आर्य और द्रविड़ में बांटा गया था। उन सब सारी चीजों को देखिए कि यही ये दौर है जिस दौर में आज तमिलनाडु के विनोद जी, कुछ क्षणों के लिए आपको रोकूंगा। प्रधानमंत्री माता काली उनकी पूजा अर्चना कर, भद्रकाली की पूजा अर्चना करके मंदिर से निकल चुके हैं और अब एक बार फिर से उनका काफिला आगे बढ़ेगा सरसपुर गांव की तरफ। और इस बीच में लोगों को उनका अभिवादन करते हुए, उनके अभिवादन, आम लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का काफिला फिर अब आगे बढ़ने को तैयार है। जी विनोद जी, आप कह रहे थे कि जो सांस्कृतिक नवजागरण है वो लोगों की जनभावनाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं। जी विनोद जी। तो निखिल, मैं यही कह रहा था कि वो जो भारत की अपनी एक मौलिकता है, भारत की अपनी एक पहचान है, वो आप इस पहचान का, भारत की एक पहचान और सांस्कृतिक एकता के ये सूत्र है। तो ये जहां जहां भी आप मंदिर देखे या धार्मिक स्थल देखे या जो भी इस तरह की चीजें देखे, ये आपके एक विरासत की आपकी एक पहचान है। और इसको अगर हम इन चीजों को नैरेटिव्स में इनको अपने समाज से, अपने विचार से अलग कर दिया है और भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए आप एक नेशन स्टेट का जब आप बात कहते हैं, तो आप भारत के ये हजारों साल की जो विरासत है, परंपरा है, जो आपको एक सिविलाइजेशनल स्टेट का होने का जो एक रुतबा देता है, एक पहचान देता है, आप उसी को गौन कर रहे हैं। तो जब आप कहते हैं ना कि इतिहास में उन चीजों को लेके आपने एक गलत नैरेटिव की है, तो इस दौर में नरेंद्र मोदी ने उस इतिहास की गलतियों को दूर करने का एक प्रयास किया है। तो इसलिए आज काशी तमिल संगमम आप वहां देख रहे हैं, बनारस में देख रहे हैं, तो आज आप यूपी में चले जाएं, गुजरात चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, आंध्र प्रदेश चले जाएं, हर धर्म के जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है उनको एक बल मिला है, उनको दुनिया के सामने मिला है। और इसका फायदा हुआ है निखिल कि ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप देखिए कि इस बार अयोध्या में आने वाले लोगों की तादाद जो है वो कई लाख तक पहुंच गया है सिर्फ इस अभी के रामनवमी में। आप इस बार देख लीजिए कि दर्शन में आज आप वहां आप चले जाइए, ये जम्मू कश्मीर चले जाइए, तो वहां एक माता वैष्णवी के दरबार में 1.5-2 करोड़ के लोग वहां आते हैं, जो उस राज्य के इकोनॉमी का वो सबसे बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स बनता है। तो ये एक सिर्फ धार्मिक आस्था और विश्वास की बात नहीं है, इसके साथ समाज जुड़ता है, इसके साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टूरिज्म बनता है, इसके साथ जो भी आते हैं यात्री वो कहीं ना कहीं किसी के लिए टूरिस्ट बनते हैं। जी विनोद जी, मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि प्रधानमंत्री का काफिला जारी है और रोड शो में तमाम लोग एक तरह से इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं और समाज का कोई भी वर्ग हो इस रोड शो में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। और देखिए इस वक्त 7 बजे शाम हो चुकी है और लोग के पास लोग ये चाहते हैं कि वो इस अभूतपूर्व रोड शो के जरूर गवाह बने। और जैसा कल हमने देखा भी था कि कल कितनी बड़ी संख्या में रोड शो में लोग शामिल हुए थे।
थे और एक तरह से आज उसी को परिलक्षित करते हुए उसी को एक तरह से हम दोबारा देख पा रहे हैं, उसी जोश को, उसी जज्बे को। और प्रधानमंत्री ने एक बार जब वो जब साधारण कार्यकर्ता थे तो उन्होंने एक बार कहा था सालों पहले कि पग में चक्कर, जीभ में शक्कर, सर पे बर्फ और दिल में हाम। इसका मतलब अगर हम समझें कि सक्रिय बने रहो, बेकार मत बैठो और अपने कार्य में तेज रहो, हमेशा अच्छी बातें कहो, कड़वा मत बनो, शांत दिमाग के साथ काम करो और दिल में हिम्मत रखो। और प्रधानमंत्री जो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, सक्रिय हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो ये उसी बात को एक तरह से चरितार्थ करना है। विनोद जी, इसी बात को मैं समझना चाहूंगा कि एक कार्यकर्ता से लेके और तमाम देश में उन्होंने चुनावी जो कहते हैं समीकरण, चुनावी रणनीतियां बनाई और एक तरह से उस पर अपनी महारत हासिल की। और बीजेपी के बारे में कहा जाता है, आप बेहतर जानते हैं विनोद जी, कि एक ऐसी चुनावी तंत्र बीजेपी ने स्थापित किया है अपने कार्यकर्ताओं के जरिए कि वो कई बार इनविंसिबल या कहें कि उसे मात करना बेहद मुश्किल है। क्या गुजरात उस मॉडल की तरह निकलकर सामने आया है कि भले ही नई पार्टियां आ जाएं, नए दावेदार आ जाएं, लेकिन उस जीत की संभावना पर किसी को भी, किसी एजेंसी को शक भर नहीं होता? वो भी मैं आपको कल का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस के एक लीडर का बयान सुनाता हूं कि उन्होंने मीडिया पे सीधे आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इतने बड़ी यात्रा को मीडिया ने कवरेज नहीं किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस रोड शो को दिखाने के लिए सारे मीडिया के सारे चैनल से लगे हुए। अब आप देखिए कि इसके पीछे वो तो सीधे सीधे मीडिया पे ये आरोप लगा के वो अपनी चीजों को एक तरह से आप कह रहे हैं कि एक्सक्यूज कर अपने नेता को ले रहे हैं कि वो एक रीजन बता रहे हैं कि पीएम के लिए वो सारे मीडिया का अटेंशन है और राहुल गांधी की इस भारत यात्रा की तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन सच क्या है? सच ये है जो आपने कहा है ओपी, कि अब आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब वो रोड शो है, उस रोड शो में जो लोगों का वो हुजूम है, लोगों का जो उत्साह है, लोगों की जो भीड़ की वो जो ये उमंग है, तो आप ये एक दिन में नहीं होता। एक दिन में ये चीजें संभव नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी एक दिन में नहीं बना है, ये 50 साल के नरेंद्र मोदी की तपस्या है। एक साधारण कार्यकर्ता से बनते बनते नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप ये जान लीजिए कि उनके पीछे उनका पब्लिक कॉन्टैक्ट का और पब्लिक रीच आउट का सबसे बड़ी ताकत है। एक कार्यकर्ता, जब आपने बताया, एक कार्यकर्ता से, एक महासचिव से और एक पार्टी के चीफ मिनिस्टर से एक के रूप में और एक बाद प्रधानमंत्री के रूप में, तो आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी कभी भी अपने उस समाज, अपने लोग और अपने उन चीजों से अलग नहीं हुए हैं। आप चाहे हिमाचल के इलेक्शन में चले जाइए, आप चाहे जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में चले जाइए, आप हरियाणा के इलेक्शन में चले जाइए, हर मंच से आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर अपने उस दौर के 4-5 नेताओं का नाम लेते हैं, 5-6 जगहों का नाम लेते हैं, लोगों को पूछते हैं कि वो नेता कहाँ है, वो लोग कहाँ है। तो ये कनेक्शन जो उनका है, बरसों बरस की उनकी तपस्या है, जिस कनेक्शन का फायदा और जिस कनेक्शन का लाभ जो है उनको इन शो में मिलता है, इन रैलियों में मिलता है कि अक्सर लोग उनको सुनने और उनको देखने के लिए चले आते हैं। वो लोग जो 20 साल पहले नरेंद्र मोदी को हिमाचल के उन पहाड़ों पे देखा था, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में उनको, हरियाणा में उनको एक महासचिव के रूप में काम करते हुए देखा था। तो ये कांग्रेस के लोग इन चीजों को नजरअंदाज करने के लिए अपना नैरेटिव बनाते हैं कि मीडिया के लोग उनको, ये मीडिया कोई नरेंद्र मोदी को एक्शन नहीं कर रहा है, मीडिया का वो लोगों में जो अट्रैक्शन है वो मीडिया की एक टीआरपी है। लोगों में जो उमंग है उसको टीवी में एक करते हैं, वो फ्रेम देते हैं, तो लोग उसको देखते हैं। चाहे भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, इस रोड शो को लोग देख रहे होंगे, उसको लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। जब इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोग जुड़ते हैं, लोगों की भीड़ में वो एक उमंग दिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि भारत का जो शाश्वत डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो इसी से जीता है। और इस बात की चीज को हर बार नरेंद्र मोदी इलेक्शन में जीता है, यही भारत की शाश्वत पहचान है। जी, निश्चित तौर पर विनोद जी, एक बात और जो सामने निकल कर आती है
कि प्रधानमंत्री का कनेक्ट यूं ही नहीं बनता। दरअसल वो लोगों की नब्ज भी समझते हैं, जानते हैं, चूंकि जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं। और यही वजह है कि छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को वो उठाते रहे हैं, उनको महत्व देते हैं। जैसे अभी जब सांस्कृतिक आध्यात्मिक उन्नयन की बात हो रही थी तो एक बात और सामने आई है कि इतिहास में जो हमारे गुमनाम नायक रहे हैं उनको उठाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, बेटियों को बचाने उनको पढ़ाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज से जुड़े हुए जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद कभी राजनीति का विषय नहीं होते थे, आज उनको भी प्रधानमंत्री ने एक विमर्श दिया है, उसको भी विमर्श का विषय बनाया है। क्या कहेंगे आप? निखिल जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे एक लाइन दिया है, और वो लाइन है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो विमर्श करके और लोगों की भागीदारी करके जो इन सारे चीजों को आपने गिनाया है, उसमें स्वच्छता भी एक चीज है जी। स्वच्छ भारत आंदोलन को, स्वच्छ भारत अभियान को जो लोग जिस तरह से उसको नैरेटिव बनाए, लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया के इतिहास में स्वच्छ भारत आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है। सबसे बड़ा मूवमेंट इसलिए माना जाता है निखिल कि ये गौर करने की चीज है कि जहां यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो उनका लक्ष्य था 2035 का कि पूरे दुनिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है, यानी खुले में शौच से मुक्त करना है, नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन के उस गोल को 2019 में 5 साल में पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी से ज्यादा वो लोगों की भागीदारी है जो नरेंद्र मोदी के इस अभियान में शामिल हुए हैं। तो मतलब इसका कहने का है कि इस देश में जो सामाजिक भागीदारी का आप आंदोलन देख रहे हैं, स्वच्छता जो है, सत्याग्रह महात्मा गांधी के 1919 का सत्याग्रह 2019 में जब आपने देखा कि उसको स्वच्छाग्रह बन के लोगों के सामने में है, तो 100 साल के बाद इस देश की उस ताकत को नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने में रखा था कि यहाँ के लोग जब मिलते हैं, यहाँ जब जन भागीदारी बढ़ती है, तो यहाँ देश में कुछ भी नया परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कभी अंग्रेजों को भगा दिया था, इस परिवर्तन में देश को स्वच्छ कर दिया था। और इस स्वच्छता के जो सूत्रधार थे वो नरेंद्र मोदी थे, उस देश के भगाने वाले जो सूत्रधार थे वो महात्मा गांधी थे। तो आप कह सकते हैं कि वो उन चीजों को जिया है, उसमें देश के जो लोगों की ताकत को साथ में लेके चलने का जो महात्मा गांधी का कभी अनुभव रहा होगा, उस अनुभव को लेकर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में ये बिहेवियर चेंज का मूवमेंट बनाया और आपके गांव शहर ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया, एक खुले में शौच से मुक्त हुआ है। तो ये इन चीजों को आपको रखना होगा, ये लोगों की ताकत है और इस ताकत को नरेंद्र मोदी ने पहचाना था। जी विनोद जी बने रहे हमारे साथ। और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री का ये रोड शो अहमदाबाद की सड़कों पर जारी है और प्रधानमंत्री तमाम लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का हुजूम सड़क के दोनों ओर मौजूद है, समाज के तमाम वर्ग के लोग, तमाम जाति धर्म के लोग वहां मौजूद हैं और ये बेहद अनोखा मौका होता है जब प्रधानमंत्री अहमदाबाद गुजरात पहुंचते हैं। तो एक तरह से लोग अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेना भी चाहते हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे उनके अभिवादन को एक तरह से बटोर लेना चाहते हैं, लोग अपनी यादों में कुछ जोड़ लेना चाहते हैं और वही मौका अहमदाबाद वासियों को एक बार फिर से मिला है। और ये करीब 10 से 15 किलोमीटर का ये जो रोड शो है अहमदाबाद की सड़कों से गुजरते हुए सरसपुर तक पहुंच रहा है और वहाँ पे विक्रम मील कंपाउंड है, वहाँ पे चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया है जहां पे लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं। और आज दिन की बात करें निखिल, तो आज इससे पहले प्रधानमंत्री 3 जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह में आज कंकरेज में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद पाटन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, फिर आनंद के सोजित्रा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अब चौथी जनसभा की ओर प्रधानमंत्री बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उस संबोधन का भी इंतजार होगा। विनोद जी, एक खास बात है कि आज जब प्रधानमंत्री संबोधन जो पिछली 3 रैलियां हुई हैं कर रहे थे, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया कि किस तरह से इस जमीन के सुपुत्र, देश के सुपुत्र, बड़े नेता, महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये उनके हिस्से में आया ये सुकर्म कि उन्होंने
सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की और एक तरह से जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, इस धरती के इस जमीन के बेटे को मिलना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिल पाया था। एक तरह से वो उस गुजराती अस्मिता की बात को एक बार फिर से दोहराते हुए दिखते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे को पिछले चुनाव में भी 2017 में सामने लाया गया था और एक बार फिर से हम देख रहे हैं। क्यों ये मुद्दा बार बार याद रखना जरूरी है? वैसे इसको तो आप इस रूप में देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक नेशनल इंटीग्रेशन में, जब आप कहते हैं 1947 की बात जब स्थिति बनी थी और सारे जितने जो स्टेट थे उनमें स्टेट को जो विलय कराने की बात सवाल जब आया था इस देश के सामने में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको इस देश में आज तक कम से कम इस बात के लिए तो कृतज्ञता तो जरूर रहा करेगा कि आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये संपूर्ण भारत का वो एक गौरव देने वाले में सरदार पटेल की सबसे अग्रणी भूमिका थी, जो सारे छोटे छोटे स्टेट का विलय हुआ था। मैं सिर्फ इसमें प्राइम मिनिस्टर जो आज कर रहे थे वो अपनी एक भावना को व्यक्त कर रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहले इंदिरा गांधी को इस देश ने भारत रत्न के रूप में देखा, कांग्रेस के नेहरू जी को भारत रत्न के रूप में देखा, सारे प्राइम मिनिस्टर जो परिवार से हुए उनको भारत रत्न के रूप में देखा। लेकिन क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न के उस काबिल में नहीं थे? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन नहीं बनता था कि कांग्रेस की इन पीढ़ियों को याद रहे कि सरदार वल्लभ पटेल के साथ में मीटिंग हुई है, या उनको हमने भूला है, या वो कृतज्ञ जो राष्ट्र है उसके साथ ये बेईमानी है? तो ऐसे बहुत से सारे ऐसे ये चीजें हैं, जब कभी भी वो इस बात का दूसरे पार्टी पे आरोप लगाते हैं तो शायद कांग्रेस के लोग ये बात भूल जाते हैं कि उनके लिए भी एक सबसे बड़ी चीज है, ये बात तोहमत है कि आज देश में जितने भी इंस्टीट्यूशन आप देख लीजिए, हजारों हजार जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके नाम तो या तो इंदिरा गांधी है, या वो इंस्टीट्यूशंस का नाम राजीव गांधी है, या वो इंस्टीट्यूशन का नाम पंडित नेहरू पे है। उसमें बड़े देश के जो महानायक थे उसको क्यों भुला दिया गया? क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैच्यू जो बनाने में ये 70 साल के बाद गुजरात के लोगों को गौरव मिला है, जो आज पूरी दुनिया में वो एक सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में स्थापित है सरदार सरोवर डैम के पास। तो ये बात अगर कांग्रेस के लोग क्लेम करते थे रहे होंगे कि ये सरदार वल्लभ पटेल उनका है, उनके हैं, उनकी पार्टी का है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने में उनको पीछे होने का मतलब क्या था? मतलब एक परिवार को लेके, गांधी परिवार को लेके कांग्रेस को बनाने में कांग्रेस इस तरह से रच बस गई थी कि उनको सारे नेता छूट गए थे। सारे बड़े जो स्वतंत्रता संग्राम के जो जननायक सब थे वो हाशिए पे चले गए थे, गुमनाम हो गए थे, जैसे निखिल ने बताया था। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव में आप ये देख रहे हैं कि उन गुमनायकों को फिर से याद करने की बात हो रही है, ये उन महानायकों के कंट्रीब्यूशन को देश सलाम कर रहा है। तो ये चीजें बताने के पीछे नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा ये कंट्रीब्यूशन आप मान सकते हैं कि उन सारे, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, कस्बाई इलाका हो, उन सारे उन जननायकों को सामने में लाया गया है। तो ये बात तो बतानी पड़ेगी कि इस देश के नेताओं ने शायद बेईमानी उनके साथ में की, जो उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए था। क्या वो सम्मान नेहरू जी को मिला, जो आजादी के 75 साल में आज आप राष्ट्रीय स्मारक के साथ में नेहरू? बिल्कुल, जननायकों को सामने लाने की बात करेंगे विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को ये जो दृश्य वो देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम युवा जो है प्रधानमंत्री की गाड़ी के साथ साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर के प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इस तमाम भीड़ का, इन तमाम लोगों का प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग जुटे हुए हैं। जिस कनेक्ट की बात आप अभी कर रहे थे विनोद जी, वो कनेक्ट यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं अपने एक प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए, पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे। और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला उनके सामने से गुजर रहा है तो वो उस क्षण को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते हैं, उनकी झलक एक अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। तस्वीरों का मोबाइल कैमरे से लेने का दौर है तो वो भी, उसमें भी वो पीछे नहीं हटते और तमाम जो युवा हैं वो प्रधानमंत्री की तस्वीरें उतार रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं और फूल मालाओं से लगातार
आप देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर किस तरह से फूल मालाओं से, एक तरह से कहा जाए तो लाद दी गई है। तमाम उसको बार बार जो दर्शक हैं वो जो सुरक्षा कर्मी उसको हटाते हैं, उसके बाद भी फूल मालाओं से उस पर उसको लाद दिया जाता है। विनोद जी, जब हम बात कनेक्ट करने की कर रहे थे तो साथ में ये भी कर रहे थे कि जब शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहें। शैलेंद्र, किस तरह से आप देख रहे हैं जो ये कनेक्ट प्रधानमंत्री का दिखता है और ये जो एक लंबी लाइन प्रधानमंत्री ने खींची है एक हर आम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, ये दूसरी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर निखिल, दूसरी पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और प्रधानमंत्री के रोड शो में आप जो ये भीड़ देख रहे हैं और लोगों के जो प्रफुल्लित चेहरे देख रहे हैं, ये किसी एक दिन का नतीजा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्षों के अथक मेहनत, जिसमें उन्होंने गुजरात को आगे ले जाने का काम किया बतौर मुख्यमंत्री, और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से मार्गदर्शन करते रहे, और एक जो कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता से दिखाई देता है, चाहे वो जनसभाओं में हो या फिर रोड शो में हमने कल देखा और आज हम देख रहे हैं। और आज ही जब मैं एक जनसभा में मौजूद था पाटन में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे और अपनी सभा को खत्म करने से पहले जब वो लोगों से कहते हैं कि आपने घर जाइएगा, लोगों को बताइएगा कि नरेंद्र भाई आया था, प्रधानमंत्री नहीं आया था, मतलब उनका अपना नरेंद्र भाई आया था, और उनसे कहिएगा कि उनके अपने शहर अपने कस्बे में आया था। तो वो कनेक्ट दिखता है जब जनता उनके अभिवादन को स्वीकार करती है, जनता उनके संदेश को ग्रहण करती हुई नजर आती है। और जो बदला हुआ गुजरात है, जो बदलता हुआ गुजरात है, उसमें जो बीते 27 वर्षों की जो गुजरात की यात्रा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते। और शैलेंद्र, आपको मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे। आप देखें कि कल भी हमने इस दृश्य को देखा था निखिल, कि जो भी उनके रोड शो की यात्रा के दौरान जो भी ऐसे समाधि हैं, ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, वहां प्रधानमंत्री रुकते हैं और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसा ही एक दृश्य आज भी हम अभी देख रहे हैं कि अपनी इस यात्रा के दौरान वो रुके हैं, अपनी श्रद्धा सुमन उन्होंने महापुरुषों उनको अर्पित किया है और फिर अब ये सफर आगे बढ़ेगा। तो उस तमाम रास्ते में ये तो एक लोगों के लिए मौका तो है ही है, बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री को देखना, तस्वीरें कैद करना, लेकिन ये सम्मान भी है उन महापुरुषों का जो इस देश के, इस राज्य के निर्माण में जिनकी एक बड़ी भूमिका रही। भले ही चुनाव की राजनीति चलती है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन ये एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की ओर से कि हम उन जननायकों को न भूलें जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जैसा हम थोड़ी देर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे थे। शैलेंद्र, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं और इस बात को जोड़ें कि ये जो रोड शो के दौरान इस तरह की बातें हमें, दरअसल हम चर्चा कर रहे थे, जिस कनेक्ट की हम बात कर रहे थे, इसी से बनता है शैलेंद्र। देखिए, ये जो कनेक्ट है ये दशकों की मेहनत का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, जिस तरह से गुजरात के विकास की चिंता की, आज गुजरात में पानी उन जगहों पर पहुंचा है जहां पर शायद आज से 2 दशक पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब हम नर्मदा के पानी को कच्छ के अंतिम छोर तक पहुंचते देखते हैं, हमें देखते हैं कि उत्तर गुजरात में ऐसी जगहों पर पानी पहुंचा है जो एक तरह से रेगिस्तान जैसा इलाका कहा जाता था। तमाम उन समस्याओं को दूर करने का काम एक एक कर गुजरात में हुआ है। तो निश्चित तौर पर सड़कों पर वो कनेक्ट, जब आकांक्षी भारत, आकांक्षी युवा ये समझता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से गुजरात में विकास धारा को आगे बढ़ाया गया है, उससे उनको नए नए अवसर मिलने वाले हैं। निश्चित तौर पर हमने देखा कल जब प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और ये दर्शाता है कि जो हमारे जननायक हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे देश के जो महान नायक, महान सपूत हैं, वो सबके हैं। और दरअसल उनसे, उन्होंने जो जिन विचारों को आगे बढ़ाया, उन्होंने जिन कल्याण की भावना को आगे बढ़ाया, उसको याद करने की जरूरत है, उसको लोगों को बताने की जरूरत है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति से आने वाले नायकों को जिस तरह से उनके बारे में देश दुनिया जान सके, उस पर। शैलेंद्र, ये बताएं, आप लंबे वक्त से गुजरात में मौजूद हैं,
प्रधानमंत्री की सभाओं को आप कवर भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, अब हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि अब कल आखिरी दिन बचा है चुनाव प्रचार का। ऐसे में जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री के संबोधन के जरिए, वो क्या किस तरफ इशारा करते हैं? और अभी एक और जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर भी निगाहें होंगी कि किन मुद्दों को छूते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इस अंतिम हिस्से में, अब प्रचार के बिल्कुल अंतिम हिस्से में, कौन से मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि लोग उसे समझें, उसकी प्रासंगिकता को समझें? देखिए, सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में मुद्दे के तौर पर उठाते आ रहे हैं, वो गुजरात की जनता को ये बताने की कोशिश है कि देखिए, बीते 27 वर्षों में जो बदला है उसकी तुलना कीजिए 27 वर्ष से पहले कैसा गुजरात था, कैसे बीते दशकों में देश में बदलाव आया है। आज जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो पूरा का पूरा रुपया गरीब के खाते में पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने आज पाटन की जनसभा में इस बात का जिक्र भी किया कि कई देशों की जो आबादी नहीं है उतने तो 44 करोड़ बैंक खाते गरीबों के खोले गए हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से गरीब के कल्याण की चिंता की गई है, किस तरह से माताओं को धुएं न सहना पड़े उसके लिए गैस कनेक्शन दिए गए हैं, कैसे किसान सम्मान निधि के जरिए छोटे छोटे किसानों को जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं उनको एक सहारा दिया गया है, कैसे यूरिया के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दामों का बोझ किसानों पर न पड़े उसके दी गई है। तो वो जो एक बड़े मुद्दे हैं जिसमें गरीबों के कल्याण की चिंता की गई है, किसानों के कल्याण की चिंता की गई है, उसको बहुत प्रमुखता से प्रधानमंत्री अपनी जनसभाओं में उठा रहे हैं। दूसरी बात, गुजरात को लेकर जो काम हुआ है, जो समस्याएं थी, माता बहनों को जिस तरह से पीने के पानी के लिए कई कई किलोमीटर जाना पड़ता था, अब नर्मदा का पानी घर घर गांव गांव पहुंच रहा है, सिंचाई की सुविधाएं हुई है। हमने चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री को वो बहुत जोर शोर से उन मुद्दों पर बात करते देखा है और ये भी कहा कि आज जो 20-21 साल के जो युवा हैं शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि कितनी समस्याओं का सामना गुजरात में लोगों को करना पड़ता था आज से 2 दशक पहले, जिसका हल निकाला गया। जी शैलेंद्र, एक बात और, आप सिर्फ ये पहला चुनाव नहीं है गुजरात का, इसके पहले भी आप कई चुनाव गुजरात के कवर कर चुके हैं। हमारे दर्शकों से कैसे साझा करेंगे इस बार का जो चुनाव है, कितना अलग है, किन मायनों में अलग है? देखिए, 2 बहुत मूलभूत अंतर हम देख रहे हैं कि पिछले चुनाव से या पिछले 2 चुनाव से इस चुनाव में दिखाई देता है। पहली बात तो यह है कि हम कहीं कोई ऐसा मुद्दा, चाहे हम सौराष्ट्र में जाते थे या उत्तर गुजरात में जाते थे, तो कोई ऐसा शहर या कोई शहर में कोई ऐसा इलाका जरूर मिलता था जहां पर काफी सारे लोग इस बात को लेकर नाराज रहते थे कि उनके यहाँ पीने का पानी नहीं आता, और पीने का पानी घरों तक सप्लाई हो, आपूर्ति हो, पीने का पानी आसानी से मिले, ये एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई देता था। उस पर हम देख रहे थे कि राजनीति होती थी और उम्मीदवार उस पर मत मांगते नजर आते थे। वो समस्या हम देख रहे हैं तकरीबन पूरे गुजरात में हल हो चुकी है और वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में नहीं है। कच्छ के कुछ इलाकों में जहां पर कुछ अभी बची कुची जगह है या कुछ इलाके हैं जहां पानी नहीं पहुंचा, वो जरूर कुछ लोग ये बात करते नजर आ रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है और अब वहां भी पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि कच्छ और भुज में पानी तमाम जगहों पर पहुंच गया। तो वो हम एक बड़ा अंतर देखते हैं। पीने की पानी की समस्या का मुद्दा इस बार के चुनाव में हम पूरे गुजरात में कहीं नहीं देखते, और सिंचाई के पानी की भी सुविधा हुई है, तो उस पर हम कहते हैं कि वो मुद्दा इस बार तकरीबन खत्म सा हम देखते हैं गुजरात के चुनाव में। दूसरी बात यह है कि चुनाव दर चुनाव हम इस बात को बहुत प्रमुखता से देख रहे हैं कि गुजरात में न केवल शहरी इलाके के लोग बल्कि ग्रामीण इलाके के लोग ये मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से गुजरात में चाहे आप रात को कहीं भी चले जाएं, हमने पिछले चुनाव में भी देखा था कि लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन वो भावना और मजबूत हुई और उसको लोग बहुत प्रमुखता से बात कहते हैं। गुजरात एक शांतिपूर्ण राज्य के तौर पर कोई यहाँ फसाद नहीं होता और एक ऐसा राज्य है जहाँ लंबे समय तक, बीते दशकों में कह सकते हैं कि कोई ऐसा बड़ा काम, बड़ा ऐसा शैलेंद्र, इसी बात को आगे बढ़ाएं तो जैसा कि आप कह रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बात पे जोर दिया है कि जो आज पिछले 20-21 साल का जो पूरा पिछले शासन रहा है, जो युवा हैं वो ये नहीं जानते होंगे कि कर्फ्यू क्या होता है, यानी इस तरह की शांति व्यवस्था जो है वहाँ पे कायम रही है और उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है विकास की पूरी गतिविधि पे। विनोद जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कहा जाता है सेंट्रल गुजरात का ये इलाका है, अहमदाबाद उसका एक प्रमुख हिस्सा है, और इस सेंट्रल गुजरात या कहें मध्य गुजरात में 61 सीटें आती हैं और पिछली बार इन 61 सीटों में से 37 सीटें पर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी। लेकिन एक बड़ी बात बीजेपी के लिए ये थी
कि कई सीटें ऐसी थी जहां जीत का जो मार्जिन है, अंतर बहुत कम था। 12 सीटों पर तो 1% से भी कम था। आपको लगता है प्रधानमंत्री का जो ये कनेक्ट है, प्रधानमंत्री की जो पूरी कोशिश है, वो इस तस्वीर को बदल सकती है बीजेपी के पक्ष में? अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र मिश्रा जो कुछ मुद्दों की बात बता रहे थे गुजरात में, मैं पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा उसकी एक भूमिका को अपने सामने में रखूं, लोगों के सामने में। तो ये अगर आज के इस चुनाव, आज के प्राइम मिनिस्टर की इस रैली को और प्राइम मिनिस्टर के जो अभी रोड शो है उसके साथ साथ और पॉलिटिकल पार्टी को आप मिलाएं, तो अगर आप पूरी तस्वीर देखेंगे जो पिछले 1 महीने से जो आप देख रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पे या मीडिया के एजेंडे में या बहस में, तो कहीं ये नहीं लगता है कि किसी मुद्दे पे यहाँ गुजरात पे ये इलेक्शन विपक्ष के लोग कर रहे हैं, या उनके पास में एक बड़ा एजेंडा है जो बीजेपी के पास में नहीं है, या उनके पास में एक ऐसा करिश्माई कोई चेहरा मिल गया है जिसके कारण नरेंद्र मोदी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो अब ये सवाल है कि अब आप देखिए कि 10 गारंटी को लेके अरविंद केजरीवाल जाते हैं, उस सेम गारंटी जो उन्होंने पंजाब में दिया था वही सारी गारंटी का फेरिस्त लेके वो आज आम आदमी पार्टी अभी पूरी संघर्ष में वो वहाँ गुजरात में आप दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ देखिए कि वो एक तरह से जो है वो कॉपी करते हुए दिख रही है पार्टी की, जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से फ्री बिजली की बात कर रही हो, या वो पेंशन देने की बात कर रही हो, या बेरोजगार जो युवक है उनको 2000 भत्ते देने की बात कर रही हो, ये सारे चीज आजमाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो आज ओपी अपने एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने एक तरह से घोषणा कर दी कि अगर ये गुजरात में अगर उनका शासन होता है और उनकी सरकार बनती है तो वो 1 चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो इस तरह के ये घोषणा करते हैं कि हम पाटीदार समाज से चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जी। आप ये जिस तरह का ये पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल वहाँ जो मुद्दे को समझा गया है और दिया गया है, तो आप कह सकते हैं ओपी कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो वहाँ पे चल रहा है अभी संघर्ष, वो एक तरह से विपक्ष हॉपलेस में है। वो कोई ढूंढ नहीं पा रहा है कि आखिर किस मुद्दे से, किन चीजों से नरेंद्र मोदी के इस अभियान को रोका जाए। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हम कौन तो विनोद जी, जो आप कह रहे हैं, अगर समझे, जो भाजपा दावा कर रही है कि इस बार वो 140 से 150 सीटें जीतेगी और दरअसल में 27 साल का सत्ता विरोधी या कहें कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, तो आप क्या यही कह रहे हैं कि दरअसल में जनता ये समझ रही है कि ये सरकार जो है और जो कोशिशें चल रही हैं उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, न कि दूसरा विकल्प को देखने की जरूरत है? वो भी आपके ही सवाल को मैं अभी थोड़ा सा उसमें ये थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ूं, तो क्या आप ये मान रहे अपने हम लोगों ने ये देखा है कि कांग्रेस ने जिस तरह का ये प्रचार अभियान चलाया है, क्या कांग्रेस इस मामले में आश्वस्त नहीं है कि